Good morning all of you. बिरला इंटरनेशनल स्कूल वेलकम्स यू। आज का अपना टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इससे पहले हमने कूलाम लॉ डिस्कस किया था और कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म भी डिस्कस कर लिया था। तो कूलाम लॉ हमने ये पढ़ा था कूलाम लॉ के अंदर कि जो वो मीडियम के लिए वैलिड नहीं है। कूलाम लॉ जो होता है वो मीडियम के लिए वैलिड नहीं है। तो मीडियम के साथ क्या होता है? ठीक है, फोर्स कूलाम लॉ से जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला उसके साथ क्या होता है, उसका वैल्यू कम होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो वो डिस्कस हम लोग आज के इस टॉपिक के अंदर करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग K से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसी को कई किताबों के अंदर एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन R लिखते हैं। ठीक है, जिसका मीनिंग रिलेटिव परमिटिविटी होता है। चाहे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो चाहे रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, दोनों ही सेम है। ठीक है, किसी बुक के अंदर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग एप्सिलॉन R से भी कर सकते हैं, K से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हर एक मीडियम के लिए, चाहे वाटर है, ठीक है, चाहे एयर है, चाहे वैक्यूम है, ठीक है, चाहे कोई कंडक्टिंग प्लेट है, उन सब के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं होता क्या है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो हमने कूलाम लॉ से ये फॉर्मूला निकाला था, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये जो K है कांस्टेंट होता है, कूलाम कांस्टेंट, जो यूनिवर्सल नहीं है, जिसका वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला हमने ये दिया था, K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट का मतलब हमने ये बताया था परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस। ठीक है, जिसका वैल्यू फिक्स होता है, कितना बताया था, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। और K का वैल्यू, इसका वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है, 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, ये वैक्यूम और एयर के लिए बताया था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पे वैक्यूम या एयर की जगह अगर कोई मीडियम ले ले, ठीक है, इन्हीं दो चार्ज के बीच में वैक्यूम या एयर की जगह क्या रख दें हम लोग, मीडियम रख दें, कोई भी मीडियम रख दें, तो क्या होगा, तो ये फॉर्मूला इस तरह से चेंज हो जाएगा, K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ये इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो अपने पास तीन फिजिकल क्वांटिटी अलग हो गई, एक तो एप्सिलॉन हो गया, एक एप्सिलॉन नॉट हो गया और एक हो गया एप्सिलॉन R। तो एप्सिलॉन का मतलब हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट का मतलब हो गया परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस। ठीक है, और एप्सिलॉन R का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब होता ये है कि जब हमारे किन्हीं दो चार्ज के बीच में फ्री स्पेस रखा हुआ है या फिर एयर है, उन दोनों चार्ज के बीच में या तो फ्री स्पेस है या फिर एयर है, तो जो फोर्स का वैल्यू जो मिलता है ना हम लोगों को, वो मिलता है हम लोगों को ग्रेटर देन, ज्यादा मिलता है। और जैसे ही उन दोनों चार्ज के बीच में अगर मैं कोई भी मीडियम रख देता हूं, ठीक है, दो चार्ज के बीच में ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इसके बीच में अगर फ्री स्पेस है तो मेरे को जो इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा, वो ग्रेटर देन मिलेगा। और जैसे मैं मीडियम रखता हूं, चाहे भले वो वाटर हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वुडन हो, वाटर हो, ग्लास हो, जैसे ही मैं इन दोनों चार्ज के बीच में मीडियम रखता हूं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू जो है कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट इस टाइप से कर सकते हैं
जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, एप्सिलॉन आर इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेज in air or vacuum upon force between two charges in medium. वैक्यूम या एयर के अंदर फोर्स कितना लग रहा है और मीडियम के अंदर फोर्स कितना लग रहा है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर क्या होगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो एयर की बात हो रही है तो k का वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, k की जगह उसका वैल्यू पुट कर दिया, अपॉन में फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम, तो k की जगह आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आ गया मीडियम की परमिटिविटी इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, बाकी सब कुछ कट जाएगा, q1 से q1 कट जाएगा, q2 से q2 और r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं इनटू के अंदर ऐसे लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 1, तो 4 से 4 पाई से पाई कट जाएगा, तो एप्सिलॉन r इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी इन वैक्यूम या फ्री स्पेस और एयर, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल होता है और दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और हम लोग एप्सिलॉन आर की जगह k का यूज भी कर सकते हैं, एप्सिलॉन आर की जगह k सिंबल का भी यूज कर सकते हैं, इसका मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, और जितने भी जो ऐसे जो भी मेटल ले लेते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, ठीक है, या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बात करूं मैं, तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या इंसुलेटिंग मटेरियल सारे के सारे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होंगे, जिनके बीच में जो फोर्स का वैल्यू निकालेगा, इलेक्ट्रोसिटी वो फोर्स का वैल्यू निकलेगा वो एयर या वैक्यूम के कंपेयर में कम निकलेगा। ठीक है, अब देख लीजिए एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कुछ वैल्यू जो फिक्स होते हैं। सपोज मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं, एयर के लिए इसका वैल्यू 1 होता है, वैसे 1.005 के समथिंग कुछ होता है, लेकिन हम लोग 1 फाइनल 1 मान के चलते हैं। ठीक है, वाटर का 80 होता है। ठीक है, इसके अलावा ग्लास का होता है 5 to 10, ग्लास का होता है 5 to 10 होता है। ठीक है, और सभी कंडक्टिंग मटेरियल है कोई भी, ठीक है, तो उसके लिए सभी एयर के लिए 1, वाटर के लिए 80, ग्लास के लिए 5 to 10 और कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसके लिए भी हम लोग कितना लेते हैं, 1 इंफिनिटी लेते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल के लिए कितना लोगे आप, इंफिनिटी लोगे। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू फिक्स है जो मैंने डिस्कस कर लिया। अब हमने ये सीखा कि डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है वो परमिटिविटी इन मीडियम और परमिटिविटी इन वैक्यूम और एयर, उन दोनों के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, इससे हम लोग को परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल टू ये निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ठीक है, इसका कोई डायमेंशन यूनिट नहीं होता, कोई भी डायमेंशन यूनिट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये परमिटिविटी दोनों का रेशियो है। ठीक है, तो इसका कोई डायमेंशन यूनिट नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस है और डायमेंशन यूनिट भी लेस है। ठीक है,
ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी होता है, उसका डायमेंशन यूनिट क्या होगा। तो इसका डायमेंशन यूनिट क्या होगा, m0 l0 t0। ठीक है, यूनिट लेस है, डायमेंशन यूनिट भी लेस है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये तो हमने डिस्कशन कर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है 12th क्लास के अंदर, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है, उसकी क्या जरूरत होती है, वो क्या करता है। ठीक है, तो एक छोटा सा एक ग्लास का जार होता है, उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका पता लगाने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो बिल्कुल सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। सपोज मेरे पास एक ग्लास का जार है, ये ले लिया मैंने ग्लास का जार, ठीक है, और ग्लास के जार पर टॉप पर यहां पर एक मेटल की डिस्क लगी हुई होती है। मेटल की डिस्क लगी रहती है और इस मेटल की डिस्क के अंदर एक मेटेलिक रॉड, एक ये मेटेलिक रॉड है, यहाँ पे एक कॉर्क लगा हुआ होता है, उस कॉर्क से मेटेलिक रॉड जो है यहाँ पे कॉर्क होता है, कॉर्क से कनेक्ट होता है मेटेलिक रॉड, यहाँ पे मेटेलिक डिस्क, और मेटेलिक रॉड के नीचे यहाँ एक बोतल फिट कर दी जाती है, बॉटल फिट कर दी जाती है, और इस बॉटल के नीचे दो गोल्ड लीफ लगा दी जाती है, गोल्ड की लीफ, दो गोल्ड की लीफ, गोल्ड की लीफ लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए होता ही ये तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया। ये ग्लास जार था मेरे पास, ग्लास का जार, उस पर मैंने सबसे ऊपर एक मेटल की डिस्क लगाई हुई है और उसके बाद में एक मेटल का रॉड कॉर्क से फिट कर दिया, उसके नीचे एक बॉटल पर दो गोल्ड लीफ लगा रखी है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मेटल रॉड के पास सपोज मान लीजिए मैं एक ग्लास की रॉड लेके आया, ग्लास की रॉड लेकर आ रहा हूं, ग्लास की रॉड पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो जैसे ही मैं ग्लास की रॉड इस मेटेलिक रॉड के कांटेक्ट में लेके आता हूं, तो ये मेटेलिक रॉड पॉजिटिव चार्ज इस मेटेलिक रॉड से होकर नीचे आते हैं और इन गोल्ड जो फॉइल होती है उनके ऊपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो जैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव गोल्ड लीफ पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो दोनों में रिपल्सन के कारण दोनों ही गोल्ड फॉइल कैसी हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इससे हमें ये पता चलेगा कि जो ग्लास रॉड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। या तो दोनों सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव अगर रिपल्सन हो रहा है तो या तो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज थे या फिर नेगेटिव चार्ज थे। ठीक है, बाय द वे इन गोल्ड लीफ पर, ठीक है, एक लीफ पर पॉजिटिव और एक लीफ पे नेगेटिव आता है चार्ज, तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन, दोनों लीफ पास पास में आने की कोशिश करेगी, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोस्कोप, एक एक्सपेरिमेंट होता है जिससे हमें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज का पता लगाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इससे बेस्ड एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं,
सपोज मान लीजिए ये फिक्स एंड है और यहां से एक चार्ज मैंने यहाँ पे Q1 चार्ज और इस तरफ एक Q2 चार्ज कनेक्ट कर रखा है। इसका मास m है, इसका मास भी m है, ठीक है, दोनों का मास m है, ठीक है। तो ये एंगल ले लेता हूं मैं θ1, ये एंगल लेता हूं मैं θ2, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताना है कि भाई θ1 ग्रेटर देन θ2 होगा या फिर θ2 ग्रेटर देन θ1 होगा या फिर θ1 इक्वल टू θ2 होगा। सोच के बताइए क्या होगा। देखिए, जब दोनों चार्ज का मास इक्वल है और दोनों ही पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव मैंने लिया नहीं था। जब दोनों ही पॉजिटिव है और दोनों के मास इक्वल है, ठीक है, तो दोनों के अंदर रिपल्सन होगा, लेकिन बराबर का होगा। जितना ये इस लाइन से, सेंटर लाइन से दूर जाएगा चार्ज, उतना को उतना ये भी सेंटर लाइन से दूर जाएगा, तो दोनों का जो एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा इस कंडीशन में। लेकिन अगर मैं आपको ये कंडीशन दे देता, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो उस कंडीशन के अंदर दोनों का मास अलग अलग है। और अगर मैं आपको एक कंडीशन दे देता व्हेन m1 ग्रेटर देन m2, m1 मास जो है वो बड़ा है m2 से, ठीक है, तो कौन सी कंडीशन राइट होती, सोच के बताइए। देखिए, m1 मास बड़ा है, ये मास बड़ा है और ये मास छोटा है, तो एंगल कौन सा बड़ा होगा, θ2 बड़ा होगा। उस कंडीशन के अंदर θ2 ग्रेटर देन θ1 होगा। क्यों? अब सिंपल सा एक आप इस एग्जांपल से सोचिए, मेरे हाथ में इधर एक मास है, ठीक है, इस तरफ भी मास का चार्ज है, इस तरफ 10 kg ले लेता हूं और इस तरफ मैं 5 kg ले लेता हूं, ठीक है। हमने m1 ग्रेटर देन लिया है, तो ये 10 मान लीजिए, ये 5 मान लीजिए, इधर 10 kg का एक चार्ज है और इधर 5 kg का एक चार्ज है मेरे पास, मान लीजिए। तो अब जैसे ही ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों में रिपल्सन होगा, ठीक है, तो इसका वेट तो ज्यादा है, ये तो ज्यादा दूर जाएगा नहीं, लेकिन इसका वेट कम है तो ये दूर ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाला जो इधर एंगल बन रहा है, ये वाला, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज के इस पूरे वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कशन किया कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, उस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग मीडियम में किस प्रकार से डिफेक्ट रहता है, फोर्स के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आती है, फोर्स इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है, ये डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रोस्कोप का जो एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, वो डिस्कस किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो इसके अगला टॉपिक आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।